अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एज ऑनलाइन पर। और आज मैं सबसे अहम वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके सिलेबस में यानी आपके सिलेबस में जो कवायद का जो भी टॉपिक पढ़ना है, चाहे आप क्लास 10th से हो या फिर आप क्लास 12th से हो, वह सब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और वह भी कई एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी आप ऐसा सोच ले कि मैं आज की इस वीडियो में आपको यानी ये कवायद जो है इसका ऑपरेशन ही करने वाला हूँ। पूरी डिटेल में मैं जाऊँगा, जितने भी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कवायद से वह सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो बस आपको करना क्या है, जब मैं आपको बताने लगूँ तो आप छोटी छोटी बातों को गौर से पढ़ें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो आसानी से बना सको। तो खैर मैं क्या क्या बताऊँगा इस वीडियो में वो आप पहले सुन लें। सबसे पहले मैं रमूज़ औक़ाफ़ बताऊंगा। आप सुने पहले, ये आप जानते नहीं होंगे, वीडियो देखने से पहले आप नहीं जानते होंगे, वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे अच्छा ये होता है। रमूज़ औक़ाफ़ बताऊंगा। उसके बाद इसमें आलम की किस्में, ज़ीद, जमा, उसके बाद मुतरादिफ़ अल्फाज, उसके अलावा इसमें नकरा, इसमें मारफा क्या होता है, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत, उसी तरह इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्गर, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। उसके बाद जुमला की किस्में जो थी मैंने बताया था ना, याद कीजिए कि इसकी वीडियो अलग से बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जुमला की दो किस्में हैं, जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया। उसमें जुमला इंशाइया कई तरह के थे, बयानिया, अमरिया, नहीं, तन्हाइया, नदाइया, इस्तफ़हामिया, तंबिया, दुआइया, इस्तेजाबिया, फ़जाइया। तो ये सब का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर लाया हूँ, और ये सीरियल वाइज है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और आप यकीन करो, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो सबसे पहले आप कवायद का ही सवाल बनाओगे, क्योंकि कौन कब मरा कौन कब जिया, उससे बेहतर आपको कवायद का सवाल बनाने में लगा, आसानी रहेगी। और ये जो सोचते हैं कि 10 नंबर ही आता है एग्ज़ाम में, तो ये बिल्कुल आप ना सोचें, क्योंकि उसमें 40% कवायद से बताया गया है कि सवाल आते हैं। तो कम से कम आपको 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको कवायद से। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आराम से बस पढ़ते जाएं और देखते जाएं मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ टेलीग्राम पर। सबसे पहले स्टार्ट दिस यूज़ कर दिया, उसके बाद आई एम रेडी। थोड़ा देर वेट करें, उसके बाद खुद ब खुद ये शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा हिम्मत करके वीडियो देख लें, थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि 200 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। बस आप गौर से सुनते जाएं वीडियो। अगर आप नेट नहीं चल रहा है तो आप वीडियो डाउनलोड कर लें, मैं डाउनलोड करने की भी इजाज़त देता हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ मुझे व्यूज़ पाना मकसद नहीं है। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, निशान औकाफ में सख्ता का मतलब क्या होता है। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया है कौमा, और आप निशान भी देख रहे होंगे सख्ता का कैसा निशान होता है। तो निशान औकाफ में सख्ता का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सख्ता का मतलब क्या होता है, सख्ता का मतलब मुख्तसर ठहराव होता है। और ये क्या है, ये रमूज़ औकाफ है। रमूज़ औकाफ यानी वह अलामत जो इबारत के दरमियान मफहूम को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रमूज़ औकाफ कहते हैं। इसमें जैसे ख़त्मा, सवालिया, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, सख्ता, उसी तरह आगे आ गया ये वक्फ़ा। निशान औकाफ में वक्फ़ा, ये सारे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस मरतबा भी पूछा जा सकता है सख्ता और वक्फ़ा। अब यहाँ पर पूछ रहा है वक्फ़ा का मतलब क्या होता है। वक्फ़ा को हम क्या कहते हैं, सेमीकोलन कहते हैं। यहाँ आप निशान देख रहे होंगे किस तरह का होता है। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। जैसे मैंने लिखा है लखनऊ यूपी का दारुल हुकूमत है, तो लखनऊ के बाद यहाँ पर क्या है, कौमा, तो वो क्या हो गया, सख्ता। लेकिन यहाँ पर जब दोनों को हम मिला रहे हैं तो लखनऊ यूपी, यूपी के बाद देखिए कैसा निशान है, दिख रहा है आपको। तो लखनऊ यूपी का दारुल हुकूमत है, इसमें जो यूपी के बाद आया है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्फ़ा कहते हैं। और वक्फ़ा का मतलब क्या होता है, तो तवील ठहराव होता है। सख्ता का मतलब मुख्तसर ठहराव और वक्फ़ा का मतलब तवील ठहराव। आगे देखिए, ज़ोहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है। ज़ोहराना, ज़ोहर मतलब हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके ज़ोहर की नमाज़ कितने बजे पढ़ते हैं, 1 बजे अजान होती है, 1:30 बजे तक हम लोग जमात से मतलब नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद आते हैं तो खाते हैं ना। तो ज़ोहराना से तो ज़ोहर का वक्त इस तरह याद हो गया आपको। और ज़ोहर के बाद जो खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दोपहर का खाना कहते हैं। तो ज़ोहराना लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है, दोपहर के खाना के लिए। अब देखिए शहलो लाख से कौन मुराद है। ये सवाल मैंने यहाँ पर इसलिए दिया ताकि ये इस मरतबा सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है कहीं पूछ दे आपसे, क्योंकि ये नया सवाल है। तो शहलो लाख से कौन सा मुराद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे देखिए,
किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा को शायरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? जी हाँ, तारीखी वाक़या की तरफ जब कोई इशारा हो शायरी इस्तिलाह में तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, कनाया तलमी ऐन से लिखा हुआ है और तलमी हा से लिखा हुआ है। अब यही इसी तरह से रहेगा एग्जाम में। तो हा से जो लिखा है तलमी वो होगा, किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा को शायरी इस्तिलाह में हम हा से जो तलमी लिखा हुआ है वो कहते हैं। आगे देखिए, किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपनी नावाकियत जाहिर करना क्या कहलाता है? यानी जैसे आज का दिन क्या है? आज का दिन है, आज सोमवार मंगल बुध। जी हाँ, आज बुध है। अब आपसे कोई आपका दोस्त पूछे कि आज कौन दिन है, तो आप कहेंगे आपको मालूम है यानी बुध है, लेकिन आप गौर नहीं कर रहे उनकी बातों पे। या आपको मालूम भी है कि आज बुध है, तो आप कह रहे हैं नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। तो यानी कहने का मतलब यह है कि किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के, यानी आपको मालूम है कि आज बुध है, लेकिन फिर भी उसका इल्म है आपको कि आज बुध है, लेकिन फिर भी आप नावाकियत जाहिर कर रहे हैं, यानी मुझे नहीं पता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम तजाहुल आरफाना कहते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दिया हूँ। आगे देखिए, अब आ गया जिद। जिद किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड तो आप जानते ही होंगे, 10-15 जिद के भी सवाल आएंगे, फिर वाहिद जमा का, फिर मुतरादिफ अल्फाज भी, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो देखिए, जिद का मतलब होता है उल्टा। नूर की जिद क्या होगी यहाँ पर पूछ रहा है, तो नूर की जिद क्या होगी? नूर की जिद बताएं आप लोग। नूर की जिद जुल्मत। आगे देखिए, बेशतर की जिद क्या है? बेशतर का मतलब ज्यादा लग रहा है ना, तो बेशतर का मतलब ज्यादा, तो कमतर। आगे देखिए, इब्तिदा की जिद क्या है? इब्तिदा में अलिफ छूट गया है, वो आप देख लेंगे। तो इब्तिदा की जिद क्या होगी? तो इब्तिदा की जिद इंतहा। आगे देखिए, बरूदत। बरूदत की जिद क्या होगी? बरूदत का मतलब क्या होता है? बरूदत का मतलब होता है सर्द होना। तो बरूदत का मतलब अगर सर्द होता है तो हमको गर्म होना खोजना है इसमें से। तो गर्म होना किसका मतलब होता है? तो हरारत का मतलब होता है गर्म होना। अर्ज की जिद क्या है? अर्ज का मतलब क्या होता है? सतह, जमीन। तो अर्ज की जिद समा। आगे देखिए, विसाल की जिद क्या है? विसाल का मतलब क्या हो जाता है? फना हो जाना, इंतकाल हो जाना, यही होता है ना। तो अब देखिए, इसमें विसाल की जिद हिजरत, फिराक, जुदाई, मतलब जुदाई तो हिजर हो गया, यानी यही हो गया, ऑप्शन ए। आगे देखिए, मगरिब की जिद क्या है? मगरिब हम किसे कहते हैं? मगरिब हम किस कहते हैं? पश्चिम को कहते हैं मगरिब, यानी सूरज छुपने का वक्त, यानी जहाँ सूरज छुपता है। और तो मगरिब का मतलब पश्चिम, तो पूरब हमको ढूंढना है। तो पूरब किसका मतलब होता है? मशरिक का मतलब होता है। सूरज निकलने की जगह को हम मशरिक यानी पूरब कहते हैं, और सूरज छुपने का वक्त जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मगरिब, जिसे पश्चिम कहते हैं। तो मगरिब की जिद मशरिक। आगे है फराज की जिद क्या होगी? जी हाँ, नशेबो फराज। फराज की जिद क्या होगी? फराज का मतलब क्या होता है? ऊंच, बुलंद। तो नशेब का मतलब क्या होगा? नीच, यानी पस्ती। तो देखिए, नशेब कहाँ है? यहाँ। आगे देखिए, आगे है आम की जिद क्या होगी? ये खाने वाला आम मत समझ लेंगे, आयन से आम है वो, हमजा मुज़ब्बर आ से आम होता है, वो खाने वाला होता है। यहाँ पर आम दिया हुआ है। आम का मतलब क्या होता है? कॉमन जिसे कहते हैं। तो आम की जिद क्या होगी? खास। आगे देखिए, अजल की जिद क्या होगी? जी हाँ, अजल। अजल का मतलब क्या होता है? इब्तिदा, जिसे अव्वल, आगाज जो कहते हैं। तो अजल की जिद अबद, हमेशा, सदा। खुश्क। खुश्क का मतलब क्या होता है? सूखा होता है ना। तो सूखा का मतलब भीगा, ये तो पता लगा लिए कि खुश्क का तो सूखा हुआ। तो अब आपको ये नहीं लिखना है। देखिए, यही चीजें बच्चे गलती करते हैं। खुश्क का मतलब क्या मैंने कहा? खुश्क का मतलब कहा सूखा। तो अब बच्चे खुश्क का मतलब निकाल लिए और सूखा का ही अपोजिट, मतलब वो तो सूखा का भीगा ना हो जाएगा। यहाँ पर खुश्क पूछा जा रहा है, तो खुश्क का क्या होगा? तर। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में कैसे कैसे दिया है, बर, खर, नर, तर। तो तर का मतलब भीगा होता है, इसलिए तर हो जाएगा। समझे? इस तरह से बनाया जाता है। आगे देखिए, आजाब की जिद क्या होगी? ऐन जाल अलिफ बा, आजाब की जिद क्या होगी? तो आप तो आजाब जानते ही हैं और सवाब भी जानते हैं कि सवाब ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से सवाब लिखा गया है, वही ढूंढना है आपको। शताब लिखा हुआ है और शबाब लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो छांट दे। अब यहाँ पर से सवाब लिखा हुआ है और एक साथ से लिखा हुआ है, यही झंझट करता है। तो से जो सवाब होता है उसका मतलब आजाब की जिद हुआ, यानी यहाँ पर आपका इमला दुरुस्त किया जा रहा है, इमला को चेक किया जा रहा है। आगे देखिए, इल्म की जिद क्या होगी? जी हाँ, देखिए, एक इल्म होता है, एक आलिम होता है और एक उलमा होता है। सबकी जिद अलग अलग है। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों को एक साथ दिया है। तो देखिए, इल्म की जिद क्या होगी? इल्म का मतलब क्या हुआ? खास नाम है ना। तो
और तो इल्म की जिद क्या होगी? जहल। जहल क्यों? क्योंकि अनाड़ी और बेवकूफ़ जिसे कहते हैं, तो इल्म की जिद जहल। आगे देखिए आलिम की जिद क्या होगी? जी हाँ, आलिम का मतलब क्या होता है? पढ़ा हुआ, यानी पढ़ा लिखा। तो जब पढ़ा लिखा आलिम है, तो जो मतलब नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, अनपढ़ रहेगा, उसे ही हम कहेंगे ना उसका उल्टा। तो आलिम की जिद क्या है? जाहिल है। आलिम की जिद जाहिल यानी अनपढ़ अनजान। अब देखिए आगे है उलमा की जिद क्या होगी? जी हाँ, तो अब देखिए आलिम जो है, अभी ऊपर जो हम पढ़े हैं, तो आलिम जो है तो क्या कहते हैं उसे? उलमा वाहिद है किसका? आलिम का। समझे? तो क्योंकि आलिम का बुनियादी मतलब क्या होता है? इल्म वाला होता है ना। तो उसी तरह जाहिल, तो जाहिल जो है यानी क्या कहते हैं उसे? जाहिल की जमा क्या हो जाएगा? जोहला। तो उलमा वाहिद है आलिम का, इसलिए क्या कहते हैं? जाहिल की जमा क्या है? जोहला। तो इसलिए उलमा की जिद क्या हो जाएगी? जोहला। समझे? आगे देखिए कदीम की जिद क्या होगी? आप फट से बच्चे निशान लगाएंगे, इसमें गलती, क्योंकि मुझे पता है कदीम का मतलब होता है पुराना। फट से बाईद पर निशान लगा देंगे कि चलो ठीक है भाई साहब, बाईद का मतलब भी नहीं वही होता है। कदीम की जिद क्या होगी? कदीम की जिद यहाँ पर पूछ रहा है, तो कदीम का मतलब पुराना होता है, तो अब हमको नया खोजना है ना। तो देखिए बाईद का मतलब वो नहीं होता है, पुरानी उसके बाद दिया ही है, तो जदीद। कदीम की जिद जदीद, यही बात आपको याद रखनी है एग्जाम हॉल में। आगे देखिए फिक्र की जमा क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन में कैसा कैसा दिया है, फक्कार, अफकार, फिक्रे, अफक्कार, ये सब एग्जाम में इसी तरह का ऑप्शन दिया जाता है। मैं अलग से नहीं दिया हूँ, क्योंकि ये किसी साल ये पूछा गया था, शायद मैं वहां से यहाँ लिखा हूँ। तो फिक्र की जमा क्या है? अफकार। आगे देखिए खंजर की जमा बताएं। तो जी हाँ, खंजर की जमा मतलब अब जमा में हम आ गए, वाहिद से जमा में आ गए। वाहिद कहते हैं एक को, और जमा कहते हैं एक से जायद को। तो खंजर की जमा क्या है? खनाजिर। आगे देखिए वसीयत की जमा क्या है? जी हाँ, वसाया, वसियात क्या लिखा है? वसाया, वसाया, तौसियात ये लिखा हुआ है। तो देखिए यहीं पर गौर करना है, वसाया या अलिफ जबर या जो है लास्ट में वो होगा। यहाँ पर आपका इमला चेक किया जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इमला भी दुरुस्त करें कि कौन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मतलब गलती से हम गलत कर जाते हैं एग्जाम हॉल में जानते हुए भी। बंदा की जमा क्या होगी? तो बंदा की जमा बंदगान। अदीब की जमा क्या है? तो अदीब की जमा अदबा। इस सब में मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। किताब की जमा क्या है? देखिए किताब की जमा बच्चे जाएंगे सबसे पहले कहेंगे किताब की जमा तो कोई गलती कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है किताब की जमा किताब है। लेकिन बाबू ऐसा नहीं है, किताब की जमा कुतुब, यही बात आपको याद रखनी है। गैर की जमा क्या होगी? तो गैर की जमा अगयार। उसके बाद देखिए जिला की जमा क्या होगी? तो जिला की जमा अजला। उसके बाद है दवा की जमा क्या होगी? देखिए तो दवा की जमा भी बच्चे कहेंगे कि हम तो एग्जाम के सारे पेज को फाड़ चीट कराए हैं, क्योंकि दवा की जमा मैंने दवाई लिखा है। लेकिन नहीं बाबू, दवा की जमा अदविया। समझे? यही छोटी छोटी गलती बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मैंने एग्जाम हॉल में गलती करके आया है, और जब रिजल्ट आता है तो बच्चे कहते हैं कि बिहार बोर्ड तो कॉपी ही सही से चेक नहीं करता है। आगे देखिए वलद की जमा क्या होगी? जी हाँ, देखिए तो बच्चे कुछ लोग सोचते हैं, इससे पहले मैं क्यूज कराया था तो वहां पर पूछे थे कि वलद की जमा वालिद होगा ना, तो नहीं, वलद की जमा औलाद और वालिद की जमा वालिदैन। आगे देखिए उम्मत की जमा क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे गलत करेंगे, उम्मतें लिख कर आएंगे, और फिर वही वाली बात कहेंगे कि मेरा सब सही है, बस बिहार बोर्ड की गलती है जो कॉपी चेक करने में गलती कर दी। तो उम्मत की जमा उमम, न के उम्मत है। फर्ज की जमा क्या है? तो फर्ज की जमा फराइज। आगे है राब्ता की जमा क्या है? तो रवाबित। उसके बाद है शोला की जमा क्या है? तो शोला की जमा 36 नंबर क्वेश्चन, 16 की जमा मशागिल होगा। जी हाँ, ऑप्शन जी। मकतूब की जमा क्या है? जी हाँ, तो बताइए मकतूब की जमा क्या है? मकातिब। देखिए मकातिब भी लिखा हुआ है, ते के बाद ये भी लिखा हुआ है, उसके बाद ते के बाद बे भी है। अब देखिए मैं क्या बोला हूँ? मकातिब। मकातिब में नहीं खींचा ता के बाद, तो ते और बे के साथ जो है मकातिब वो हो जाएगा। फतुह किसकी जमा है? जी हाँ, तो फतुह किसकी जमा है? फतुह जो है फतह की जमा है।
आगे है सालिह की जमा क्या है, तो सालिह की जमा तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ भी बच्चे कहेंगे असलाह, लेकिन नहीं, सालिह की जमा सलहा। तरकीब की जमा क्या है, तो तराकीब। अब आगे आ गया मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ का मतलब हम मानी अल्फाज, यानी एक जैसा, जैसे पाक और साफ मैं कह दिया। जुमा के दिन आप लोग पाक साफ अक्सर रहते हैं, तो पाक कह दूं या फिर आपको साफ कह दूं, तो क्या एक ही हुआ ना, पाक साफ। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि आकाश का मुतरादिफ क्या है, यानी आकाश का जैसा इस चार में से कौन है। तो आकाश का मतलब क्या हुआ, पताल जो कहते हैं ऊपर वाला, तो वही हुआ ना आकाश का आसमान। कैद का मुतरादिफ क्या है, तो देखिए जेल लिखा हुआ है, कबूद लिखा हुआ है, गाइड लिखा हुआ है, बंद लिखा हुआ है। तो कैद का मुतरादिफ बंद, क्योंकि कैद और मुतरादिफ दोनों एक है ना। चाहे आप कह दो कि फला कैद हो गया, या चाहे आप कह दो कि फला बंद हो गया। रहम का मुतरादिफ क्या है, जी हाँ, तो बताए रहमो करम कहते हैं ना, तो रहम का मुतरादिफ करम। हया का मुतरादिफ क्या है, तो जी हाँ बताइए, शर्मो हया कहते हैं, तो शर्म। शर्म कह ले या हया कह ले, दोनों एक है। जमाल का मुतरादिफ क्या है, तो हुस्नो जमाल कहते हैं ना हम लोग। उसके बाद अमानत का मुतरादिफ क्या है, तो देखिए सबसे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अमानत का खयानत, और कहेंगे मेरा सही हो गया। कैसे सही हो गया भाई, अमानत का मुतरादिफ यहाँ पर पूछ रहा है ना, कि जिद पूछ रहा है। तो अमानत का बताइए आप लोग क्या होगा, अमानत का दयानत। शर्म का मुतरादिफ क्या है, तो शर्म का हया, ये दूसरी मरतबा शायद आ गया। आगे देखिए मुफलिस का मुतरादिफ क्या होगा, जी हाँ, तो मुफलिस का मुतरादिफ यहाँ पर देखिए गौर से, मुफलिस का मुतरादिफ क्या होगा यहाँ पर, नादार होगा। ऑप्शन दाल में जो दिया गया है नादार। इल्म का मुतरादिफ क्या है, तो इल्म का मुतरादिफ क्या है बताइए आप लोग। इल्म का मुतरादिफ यहाँ पर पूछ रहा है, तो दानिश, याद रखें। उसके बाद है रंज का मुतरादिफ क्या है, तो रंजो गम हम लोग कहते हैं ना, तो रंज कह लो या गम कह लो, दोनों एक है। शौक व ज़ौक़ कहते हैं, ज़ौक़ का मुतरादिफ क्या है, तो शौक। अब आगे देखिए, ये आगे आलम की किस्में जो मैं आपको बार बार बता रहा था, 6 किस्में हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इस मरतबे में पूछे जाएंगे, तखल्लुस तो पूछे ही जाएंगे, आप याद रख लें। उसमें 6 है, इसमें उर्फ, खताब, लक़ब, तखल्लुस, और एक और क्या छूट रहा है, कुन्नियत छूट रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, वह इसमें खास जो किसी खूबी या वस्फ की वजह से पड़ जाए उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह इसमें खास जो किसी खूबी या वस्फ की बिना पर पड़ जाए उसे हम क्या कहते हैं बताइए आप लोग, उसे हम लक़ब कहते हैं। लक़ब को जैसे यानी आवाम की तरफ से मिले तो उसे हम लक़ब कहते हैं, जैसे बुलबुल बंगाल, शेर बिहार, महात्मा गांधी में महात्मा, ये सब क्या है, लक़ब है ना। उसी तरह शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है इनमें इसमें लक़ब चुनकर लिखिए, तो जी हाँ अलामीन जो है वो इसमें लक़ब है। आगे है शेर बिहार क्या है, तो लक़ब है। जैसे और भी देखें, यानी मैंने कहा कि लक़ब किसे कहते हैं, आवाम की तरफ से मिले उसे हम लक़ब कहते हैं। जैसे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर की। अब यहाँ पर जो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कह सकते थे ना, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, तो ये खलीलुल्लाह क्या है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाम की तरफ से खलीलुल्लाह मिला था, उसका लक़ब मिला था। क्यों मिला था, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को हमेशा सर आंखों पर रखा। बकरा ईद आता है तो आप याद रखते होंगे, यहाँ तक कि याद है ना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खुदा के हुक्म पर ज़बह करने के लिए भी तैयार हो गए थे। कौन थे, यही न थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके साहबजादे थे, उन्हें ज़बह करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर तैयार हो गए थे। तो इसलिए हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर की, यहाँ पर खलीलुल्लाह जो है ये आवाम की तरफ से इन्हें लक़ब मिला गया, या उसी तरह आगे आएगा। चलिए आगे क्या है, शेर बिहार क्या है, तो ये तो मैंने निशान नहीं लगाया, लक़ब हो गया। आगे है शायर मशरिक कुन्नियत की कौन से किस्में, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है ना, तो ये क्या हो गया, लक़ब हो गया, क्योंकि आवाम की तरफ से अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक का लक़ब मिला था। अब आगे देखिए, वह इसमें मार्फा जो किसी बादशाह, सरकार, दरबार या हुकूमत की तरफ से एजाजी तौर पर मिले उसे क्या कहते हैं। अब आ गया यहाँ पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम खताब कहते हैं, समझे। खताब, चले मैं एक और एग्जांपल, वह नाम जो क्या कहते हैं, किसी खूबी के बिना पर सरकार की तरफ से मिले उसे हम खताब कहते हैं। जैसे आप क्रिकेटर हो, मैं भी क्रिकेटर हूँ, बस आप मेरे साथ रहो ना, सब समझ में आ जाएगी। जैसे भारत रत्न,
भारत रत्न से आपको याद आया होगा, अच्छा वो खिलाड़ी जिसका मैं फेवरेट था मतलब कुछ साल पहले, कौन? सचिन तेंदुलकर। तो भारत रत्न का आखिर उन्हें सरकार की तरफ से क्या कहते हैं, अवार्ड मिला था ना। तो अब समझ में आ रहा होगा कि इसे ही हम खिताब कहते हैं। तो भारत रत्न का खिताब इन्हें मिला था। उसी तरह पद्मश्री अवार्ड हो गया, कई सारे अवार्ड होते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है सर सैयद अहमद खान सर आलम की कौन सी किस्म है? तो जी हाँ, सर सैयद अहमद खान सर जो है इन्हें खिताब मिला था ना। तो यही चीज़ें हैं। आगे है दर्जे झैल में खिताब कौन है? जी हाँ, तो देखिए अमीर शरीयत शेखू तो उर्फ हो गया, शाद तकल्लुस हो गया, खान बहादुर है नहीं, अमीर शरीयत है नहीं, खान बहादुर है जो खिताब मिला था खान बहादुर का। चलिए आगे देखिए, शमसुल उलमा अल्ताफ हुसैन हाली में शमसुल उलमा क्या है? तो जी हाँ, अल्ताफ हुसैन हाली को शमसुल उलमा का क्या मिला था? खिताब मिला था। आगे देखिए, वह नाम जो असल नाम के अलावा हो क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है? वह नाम जो असल नाम के अलावा हो क्या कहलाता है, वो पूछा जा रहा है। जैसे समझ में आ रहा है, जैसे हसन अली उर्फ छोटे मियाँ, तो ये छोटे मियाँ क्या है? तो ये उर्फ है। तो वही पूछा जा रहा है कि वह नाम जो असल नाम के अलावा हो। आपका असल नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका नकली नाम गाँव में देखिए क्या कहते होंगे लोग, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। शेखू किस इस्म की मिसाल है? तो जी हाँ, उर्फ की मिसाल है। जैसे मैंने कहा ना कि हसन अली उर्फ छोटे मियाँ गांव में रहता है ना, तो वो उर्फी नाम हो जाता है। आगे है दर्जे झैल में उर्फ की निशानदेही कीजिए। तो ये शेखू जो है वो हो गया। उसी तरह इस तरह भी और एग्जाम्पल ले ले, जैसे माशूक अपनी माशूका को बेबी बेबी कहते हैं ना, अब देखते होंगे ना, तो क्या है? ये उर्फी नाम है ना। उसी तरह कुल्लू, मिट्ठू, उसी तरह और भी होता है ना, फखरू, शेखू, ये सब क्या है? ये उर्फी नाम। बेबी ये क्या है? मतलब माशूक अपनी माशूका को बेबी कह के बुलाते हैं, तो वो उर्फी नाम हो गया। चलिए, वह इसमें खास जो वतन खानदान या बाप दादा की निस्बत से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आ गया। जी हाँ, तो वतन खानदान या बाप दादा की निस्बत से बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। यानी जिसमें माँ या बाप का नाम शामिल हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कुन्नियत कहते हैं। जैसे अबू तालिब या इब्ने मरियम, आगे भी आएगा। इब्ने मरियम से मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा की निस्बत से इब्ने मरियम कहा जाता था, समझे? या उम्मुल मोमिनीन, आप ये सब सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की कौन थी? बेटी थी, तो उसे उम्मुल मोमिनीन कहते थे। यानी जिसमें माँ या बाप का नाम शामिल हो उसे हम कुन्नियत कहते हैं। उसी तरह इब्नुल खताब, ये कौन भूल सकता है? हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम खताब था, इसलिए उसी के नाम की निस्बत से उन्हें क्या कहा जाता था? इब्नुल खताब। तो कहने का मतलब है कि जिसमें माँ या बाप का नाम शामिल हो उसे हम कुन्नियत कहते हैं। अब अबू तालिब अलम की कौन सी किस्म है? तो अबू तालिब, अबू आया ना, तो क्या हो जाएगा? कुन्नियत। आगे देखिए, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा की निस्बत से इब्ने मरियम कहा जाता था, तो इब्ने मरियम क्या हो जाएगा? कुन्नियत हो जाएगा। आगे देखिए, अबू बकर किस तरह का नाम है? तो किस तरह का नाम है? अबू आया ना शुरू में, देख रहे हैं, तो ये कुन्नियत है। अबुल हसन, अबू, फिर इसमें आया अबू, तो क्या हुआ? कुन्नियत। यानी जिसमें माँ या बाप का नाम शामिल होता है उसे हम कुन्नियत कहते हैं। अब आगे देखिए, वह नाम जिसे शायर शायरी में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? जैसे जो एक मरतबा मैं तखल्लुस की मिसाल दिया था, उसमें बताया था कि जो इस जोर से मेरे क्या कहते हैं, एक शेर था ना, जो इस जोर से मेरे रोता रहेगा तो हम साया काहे को सोता रहेगा। इसमें मीर जो आया ये क्या है? यानी वो शेर क्या कहते हैं, शेर है ना। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि वह नाम जिसे शायर शायरी में इस्तेमाल करे, यानी शायरी में उन्होंने इस्तेमाल किया ना अपना नाम, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम तखल्लुस कहते हैं। जैसे असदुल्ला खां गालिब उर्दू और फारसी के अजीम शायर थे। अभी जस्ट मैं असदुल्ला खां गालिब के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैं आपको बताया था ना, असदुल्ला खां गालिब जो है वो उर्दू और फारसी के अजीम शायर है। तो आपसे पूछा जाएगा असदुल्ला खां गालिब उर्दू और फारसी के अजीम शायर है, इसमें गालिब क्या है? तो गालिब क्या है? तखल्लुस है। आगे देखिए, शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? तो वही चीज़ है, तखल्लुस कहते हैं। गालिब बुरा न मान गरवाज बुरा कहे, इसमें गालिब क्या है? वही चीज़ आया जो मैं आपको बताया था। ओ तखल्लुस है, मैंने गलत निशान लगा दिया, माजरत चाहता हूँ। आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या है? जी हाँ, मैंने यहाँ पर इसलिए दिया ताकि बच्चे यहाँ पर कम से कम याद कर ले। तो देखिए, मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है।
तो इनका दो तखल्लुस है अभी जो चल रहा है, यानी तो मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस अभी गालिब है, लेकिन जब शुरू में इनका तखल्लुस असद था। याद रखिए आप, एग्जाम में पूछा जाता है, या तो पूछ देगा आपसे कि मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था या मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस क्या है। तो मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस क्या है अगर पूछे तो वो गालिब है, और मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस अगर पहला लगा दे तो वो असद है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली क्या है, तो ये क्या है, तखल्लुस है। मैं जस्ट आपको बता ही रहा हूँ यही सारी चीज़ें। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? जी हाँ, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है यहाँ पर पूछ रहा है, तो बताइए आप लोग। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये गालिब का जो शेर है तो वही पूछ रहा है, वो पहला शेर है ना, तो वो पूछ रहा है कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। तो देखिए इसे समझने के लिए क्या है, या तो मतला होता है या मक्ता होता है, ये आप जानते हैं। अब अलिफ बे ते से जो हम बचपन में पढ़ते थे, या आप अभी भतीजा भतीजे को पढ़ा रहे होंगे, तो अलिफ से या तक पढ़ाते हैं तो पहले तो आता है कि पहले काफ आता है। मतला मीम ता लाम आइन, मीम काफ ता आइन, तो मीम तो आइन तो दोनों में सेम है, तो और काफ का झंझट है ना। तो पहले क्या आता है ये हमें बताए, तो आता है ना, तो पहले जो आता है तो पहले हो जाएगा मतला हो जाएगा, यानी पहला शेर मतला और बाद में काफ आता है तो वो बाद वाला जो हो जाएगा वो मक्ता हो जाएगा। इसी तरह आप याद रखिए, एग्जाम हॉल में आप आराम से लिख लेंगे। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो क्या कहलाता है, देखिए। तो आखिरी शेर तो मैंने क्या बताया था, फिर से बताता हूँ। मतला मीम तो लाम आइन, और मक्ता मीम काफ तो आइन, है ना। तो मीम तो और आइन तो दोनों में सेम है, बस झंझट इसमें तो और काफ का है ना, तो पहले आता है इसलिए गज़ल का पहला शेर मतला हो गया, और बाद में क्या कहते हैं काफ आता है इसलिए वो मक्ता हो गया। इसी तरह याद रखें, आसानी होगी एग्जाम हॉल में। अब देखिए, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। शेर के मिसरों में शर्माना और लिखवाना क्या है यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, काफिया रदीफ मतला मक्ता ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो आप देखिए। पहले शर्माना और लिखवाना, यानी मुझे दिल की खता पर या शर्माना नहीं आता, पहला मिसरा ये हुआ, और पराया जुर्म जो है वो दूसरा मिसरा हुआ, दोनों को मिला के एक शेर कहलाता है। तो इसमें शर्माना जो है और लिखवाना दोनों एक जैसा लग रहा है ना सुनने में, तो शर्माना और लिखवाना यानी एक जैसा लगे उसे हम काफिया कहते हैं, और काफिया के जस्ट बाद जो रहता है ना वो दोनों सेम रहता है। जैसे देखिए पहला में मुझे दिल की खता पर या शर्माना नहीं आता, और लिखवाना नहीं आता, नीचे वाला में पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, तो नहीं आता, दोनों एक जैसा है ना लास्ट वाला, तो वो दोनों को हम क्या कहते हैं, रदीफ कहते हैं, और उससे पहले वाला को हम काफिया कहते हैं। समझ में आई बात। चलिए आगे देखिए, दर्जे झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है। जी हाँ, अब हम आ गए इसमें नकरा और इसमें मारफा में। इसमें नकरा का मतलब क्या होता है, इसमें नकरा का मतलब क्या होता है भाई, इसमें नकरा का मतलब होता है कॉमन नाउन, और इसमें मारफा का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, जिससे पूरी जात का इल्म हो उसे हम इसमें नकरा कहते हैं। तो पूरी जात का इल्म इसमें हो रहा है क्या, बताइए। जमुना, गंगा, नदी, झीलम, तो जमुना से पता चल रहा है फलां जमुना, गंगा से पता चल रहा है अच्छा वो गंगा नदी, और झीलम से पता चला है वो, लेकिन अगर नदी कह दे तो कौन नदी पता नहीं चल रहा है, तो जिससे पूरी जात का इल्म हो रहा है उसे हम इसमें नकरा कहते हैं। आगे देखिए, फिर से मैं मिसाल के जरिए समझाता हूँ। इसमें देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सको। नीचे लिखे अल्फाज में इसमें नकरा या इसमें आम कौन है। जी हाँ, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें नकरा का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें नकरा का दूसरा नाम इसमें आम है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, आम, अमरूद, फल, सेब। अब देखिए आम कहेंगे तो अच्छा आम, अमरूद कहेंगे तो अच्छा अमरूद, और सेब कहेंगे तो अच्छा सेब खाना है मुझे। लेकिन अगर हम कह दे फल, तो अब आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि हम कौन। अब्बू अगर आपके कहेंगे कि फल लाओ, तो अगर 10-5 फल आपके घर में हैं तो आप कंफ्यूज करेंगे कि नहीं कि कौन फल बोले हैं लाने के लिए। लेकिन आपको खास मतलब किसी फल का नाम लेकर बोला जाए कि आम का फल लाओ या फिर अमरूद का फल लाओ या सेब का फल लाओ, तो आप समझ जाएंगे ना। तो वही चीज है कि जिससे पूरी जात का इल्म होता है उसे हम इसमें नकरा कहते हैं। तो यहाँ पर फल क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा। आगे है दर्जे झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। फिर से ताजमहल, शहर, पटना, लाल किला आया। तो ताजमहल से अच्छा आगरा याद आ गया होगा आपको, पटना से याद आ गया होगा गंगा नदी, लाल किला से दिल्ली याद आ गया होगा, लेकिन शहर से थोड़ी ना पता चला होगा कि कौन शहर की बात हो रही है, पटना की, दिल्ली की, कलकत्ता की, या जो भी हो। तो इससे पूरी जात का इल्म हो रहा है, तो शहर क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा। आगे देखिए दर्जे झैल में इसमें मारफा। अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दर्जे झैल में इसमें मारफा या इसमें खास कौन है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें मारफा का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें मारफा का दूसरा नाम इसमें खास है।
तो अब यहाँ पर मार्फा पूछ रहा है, यानी जिससे किसी खास चीज का इल्म होता है वो पूछा जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रोपर नाउन कहते हैं। तो अब देखिए पहाड़, पहाड़ से पता थोड़ी ना चल रहा है कि नेपाल की पहाड़ की बात हो रही है या गया की पहाड़ की बात हो रही है या इंडिया के पहाड़ की, जो भी हो। और गंगा कह दिए तो पटना याद आ गया होगा। आदमी कह दिए तो अब थोड़ी ना पता चला कि आपके गांव में 10 आदमी है तो किस आदमी की बात हो रही है। नदी की बात कर दी तो थोड़ी ना पता चल रहा है कौन नदी। तो गंगा जो कहें तो ये किसी खास चीज का पता चला कि अच्छा ये फलाना गंगा जो है जो पटना के पास है वो वाला। तो ये हो गया इसमें मार्फा। चलिए आगे है इनमें से इसमें मार्फा की मिसाल दीजिए। जी हाँ, फिर से इसमें मार्फा पूछा है, यानी इसमें खास। तो आगरा से आपको पता चल ही गया कि आगरा क्या है, यही इसमें मार्फा है। पहाड़ से पता थोड़ी ना चला कि कौन पहाड़ है, किताब से थोड़ी ना पता चला कि केमिस्ट्री की बायोलॉजी की या फिजिक्स की या उर्दू की या हिंदी की या इंग्लिश की, और कलम से थोड़ी ना पता चला कि रेड कलम या ब्लू कलम या जो भी कलम हो। तो आगरा से पता चल गया, समझे, ताजमहल याद आ गया। आगे है दर्जे झैल में इसमें मार्फा की निशानदेही कीजिए। फिर से वही चीज आया। तो पटना, दरिया, किताब, शहर में पटना से पता चल गया कि अच्छा फलाना शहर की बात हो रही है। दरिया, किताब, शहर से कुछ पता नहीं चला। मैं अपनी जबान में आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको, क्योंकि कवायद ऐसी चीज है जिसे हंसी मजाक करते हुए पढ़नी चाहिए। आगे देखिए, जिस इस्म से किसी मकाम या वक्त का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए मकाम या वक्त का इल्म हो उसे क्या कहते हैं, तो इसमें ज़र्फ कहते हैं। ये बात आप याद रखें। जिसमें मकाम का भी इल्म हो, मतलब मकाम के बारे में और वक्त दोनों के बारे में पता चले, उसे हम इसमें ज़र्फ कहते हैं। ज़मानो मकान, देखिए अगर ज़मान का मतलब वक्त होता है, इसमें ज़र्फ़े ज़मा और एक होता है इसमें ज़र्फ़े मकान। तो ज़मानो मकान दोनों का नाम हो तो उसे हम इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें ज़र्फ। आगे है कब्रिस्तान कौन सा है। इसमें कब्रिस्तान से क्या पता चला, ज़मानो मकान का पता चला ना, तो कब्रिस्तान क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। यानी मकाम और वक्त का पता चले कोई एक का, तो क्या हो गया, क्या इसमें ज़र्फ हो गया। आगे है ईदगाह कौन सा है इसमें। तो देखिए मैंने क्या कहा था, मकाम और वक्त दोनों का पता चले, कोई एक भी हो सकता है। अगर दोनों में से कोई अलग अलग पूछे तो अलग बात है, लेकिन अगर सीधे पूछ दे ईदगाह कौन सा है इसमें, तो ईदगाह कौन है, इसमें ज़र्फ है। लेकिन आपको इसमें पूछ दे कि ईदगाह इसमें ज़र्फ़े मकां है या इसमें ज़र्फ़े ज़मा है, तो इसमें ज़र्फ़े ज़मा कैसे हो जाएगा बताओ। आप वक्त का थोड़ी ना पता चल रहा है कि वक्त का मतलब 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, घंटा, मिनट, सेकेंड, ये सब जो हुआ ये, तो ईदगाह से घंटा मिनट का कहाँ लेना देना है। तो ये मकाम हुआ ना ईदगाह से, अच्छा जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है। तो आप समझ गए, तो इसमें ज़र्फ हो गया। आगे है दर्सगाह क्या है। तो दर्सगाह क्या है, दर्सगाह का मतलब क्या होता है, अब बताएं हमें। जी हाँ, दर्सगाह का मतलब क्या हुआ, तालीमी इदारा, यानी बड़ा मदरसा, स्कूल, कॉलेज। तो ये क्या हो गया, इसमें ज़र्फ हो गया, इससे मकाम का पता चला। अब देखिए दर्जे झैल में इसमें ज़र्फ कौन है। इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, मदर्रिस, तदरीस, दर्सगाह और दर्स। अब बच्चे सोचेंगे मदर्रिस क्यों नहीं हुआ, तदरीस क्यों नहीं हुआ, दर्स क्यों नहीं हुआ। तो देखो बाबू मैं आपको बताता हूँ ना, जब मैं ऑपरेशन करने के लिए कवायद का बैठा हूँ तो मैं ऑपरेशन करता हूँ। देखिए मदर्रिस का मतलब क्या होता है, दर्स देने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं, मौलवी, मुअल्लिम, प्रोफेसर, इस सब नाम से हम जानते हैं, उसे हम मदर्रिस कहते हैं। तो इससे मकाम और वक्त का क्या पता चल रहा है आप बताएं तो इसलिए ये नहीं हुआ। तदरीस का मतलब क्या हुआ, तालीम, यानी तालीम देना, यही हुआ ना। तो इससे मकाम और वक्त का क्या पता चला। उसी तरह दर्स का मतलब क्या होता है, पढ़ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रीडिंग, लर्निंग। तो अब आ गए हैं दर्सगाह। तो दर्सगाह का मतलब क्या होता है, तालीमी इदारे, यानी बड़ा मदरसा। तो इससे पता चला ना मकाम या वक्त का, तो इसलिए दर्सगाह जो है वो इसमें ज़र्फ है, बकिया वो सब कुछ नहीं। अब आ गया इसमें आला। इसमें आला, आला का मतलब क्या होता है, औजार होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इसमें आला की एक मिसाल दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में औजार, आवाज़, काटना, चालना दिए हुआ है। तो आवाज़ का इसमें सौत में होता है, औजार हो गया, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल से आपको समझ में बात आती रहेगी। किसान हल चला रहा है, इसमें हल क्या है, तो हल क्या है, इसमें ज़र्फ है। क्यों, क्योंकि बैल से जो हम खेत जोतते हैं, तो उसमें हल जो है वो एक औजार है ना, जिससे खेत जोती जाती है। तो वो इसमें आला है। देखिए मैं गलत लगा दिया निशान गलती से, लेकिन वो इसमें आला है। आगे देखिए झैल में इसमें आला कौन है। तो चाकू, दतमन बनाते हैं ना, या फिर सब्जी वगैरह काटते हैं, तो इससे औजार का पता चल रहा है, औजार है ना ये सब। चलिए आगे है दर्जे झैल में इसमें आला कौन है। तो कापी, कलम, किताब, कुर्सी। तो कलम हो गया। चलिए आगे देखिए दर्जे झैल में इसमें आला कौन है। जी हाँ, देखिए यही सवाल इस मरतबे भी पूछा जाएगा, हो सकता है, क्योंकि ये हर साल बच्चे को बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं है कि क्या है ये।
कफगीर, कफगीर क्या होता है? ये चमची होता है, समझे? छोले नहीं होता है, छोले नहीं, छुलनी तो आप जानते होंगे ना, तो उसी को कफगीर कहते हैं। तो दर्जे झैल में इसमें आला कौन है? यही कफगीर है। और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि बच्चे जाने ही नहीं। हालांकि ये नहीं चाहता बच्चे कि नहीं जाने, वो तो चाहता है कि बच्चे जाने, तभी तो पूछता है ना। आगे है, जिस इस्म से आवाज़ का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? तो जी हाँ, इसमें ज़र्फ तो मैं बता ही दिया, इसमें आला बता ही दिया, इसमें मुकब्बर बाकी है। इसमें सौत कहते हैं, आवाज़ का इल्म हो। तो जैसे म्याऊं म्याऊं, काय काय, टन टन, टिप टिप, ये सब क्या है? ये सब आवाज़ है। तो जिस इस्म से आवाज़ का इल्म हो उसे हम इसमें सौत कहते हैं। ये देखिए म्याऊं म्याऊं क्या है? तो क्या है ये? इसमें सौत है। आगे देखिए, जिससे खूबी या खामी का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, तो जिससे खूबी या खामी का इल्म हो उसे हम सिफत कहते हैं। इसका एक बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, आप देखते रहें। सियाह बिल्ली में सियाह क्या? सियाह का मतलब काला होता है, तो सियाह बिल्ली में सियाह क्या है? बताइए। इससे खूबी या खामी का इल्म हो रहा है ना बिल्ली के बारे में, कि बिल्ली काली है या उजली है या पीली है। चालाक क्या है? अगर रहता है यहाँ पर के चालाक बंदर, तो बंदर के बारे में उसकी खूबी या खामी का इल्म होता है, तो वो क्या हो जाएगा? सिफत। अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? सिफत है। ये सब आप समझ चुके हैं। आगे भी आएगा सवाल, रूह की सिफत क्या है? तो जी हाँ, रूह की सिफत रूहानियत। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो तो एक एक छोटा छोटा था तो समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ देखिए जुमलों में है, आसिफ की टोपी काली है। इस जुमले में काली क्या है? मेरा ही नाम आसिफ है, समझे? तो आसिफ की टोपी काली है, तो इससे क्या पता चल रहा है? आसिफ की जो टोपी है उसके खूबी या खामी का इल्म हो रहा है कि आसिफ की टोपी उजली है या काली है। तो क्या हो जाएगा इस जुमले में? काली क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा, यानी जिससे खूबी या खामी का इल्म हो। किताब नहीं है में नहीं क्या है? यानी किताब के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं है या पुरानी है, तो इससे यानी उसके खूबी या खामी का इल्म पता चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सिफत। अहमद की वालदा तालीम याफ्ता खातून है, यानी अहमद की जो अम्मी है वो तालीम याफ्ता खातून है। तो इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? तो अहमद की माँ की खूबी या खामी का इल्म हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। जिससे इस्म की अच्छाई या बुराई का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? तो जी हाँ, उसे हम मौसूफ कहते हैं। जिससे इस्म की अच्छाई या बुराई का, जैसे कुर्सी अच्छी है, अब कुर्सी अच्छी है तो इससे अच्छाई या बुराई के बारे में पता चल रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। यानी सिफत मौसूफ करीब करीब एक ही है। ज़मीर वह कलमा है जो किसी, अब हम ज़मीर में आ गए, तो ज़मीर वह कलमा है जो किसी इस्म के बदले में आया हो। यहाँ पर देखिए, जिससे ज़माना जाहिर हो, नहीं। जिससे जगह का इजहार हो, नहीं। जुमले में काम जाहिर करे, नहीं। जिससे जो मतलब ज़मीर वह कलमा है जो किसी इस्म के बदले में आया हो, समझे? आगे देखिए, अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है? तो मैंने क्या कहा? ज़मीर वह कलमा है जो किसी इस्म के बदले में आया हो। तो काशिफ आया वह, तो वह क्या हुआ? इस्म के बदले में आया वहां पर वह, तो खाना खाया। तो इसमें वह क्या है? तो क्या हो जाएगा? वो सिफत हो जाएगा, ज़मीर हो जाएगा, सॉरी। आगे देखिए, तुम कौन हो में तुम क्या हो? तो तुम कौन हो, यानी मैंने क्या कहा था? यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि ज़मीर वह कलमा है जो किसी इस्म के बदले में आया हो, कहा था ना। तो इस्म के बदले में तुम कौन हो, तो यहाँ पर तुम जो है वो किसी इस्म के बदले में आया ना, तो वो क्या हो जाएगा? ज़मीर हो जाएगा। आगे देखिए, वह ज़मीर जो किसी से सवाल पूछने के लिए आती है क्या कहलाता है? अब देखिए, सवाल से तो इंग्लिश में सबको समझ में आया होगा कि अच्छा सवाल यानी क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा नहीं ऑप्शन में। तो अब कहेंगे सवालिया होता, तो सवालिया भी नहीं है, तब कहेंगे कि अरे बिहार बोर्ड तो ये गलती कर दिया, इससे चूक हो गई, चलो 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा, इसमें हम कुछ पर भी निशान लगा देते हैं। तो बाबू इस गलतफहमी में नहीं रहना आप, क्योंकि सवालिया को हम क्या कहते हैं? इस्तिफामिया भी कहते हैं। जी हाँ, तो बच्चे तो कहेंगे कि उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, इसलिए मैंने लगाया नहीं। और बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो हमको फ्री में नंबर दे देगा क्योंकि उन्होंने सवाल गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं है। वह ज़मीर जो किसी से सवाल पूछने के लिए आती है क्या कहलाता है? तो ज़मीर इस्तिफहाम कहलाता है, उसका दूसरा नाम सवालिया का, समझे? तुम क्या करते हो के बाद देखिए तो कैसा निशान है, इसी का मतलब होता है सवालिया। उर्दू में इस तरह से होता है और इंग्लिश में थोड़ा आपको उल्टा, इसका उल्टा नजर आएगा। तो तुम क्या करते हो उर्दू में रहेगा तो इसी तरह से रहेगा, बस उल्टा हो जाता है इंग्लिश में। तो तुम क्या करते हो कैसा जुमला है? तो सवालिया हो गया ना, क्योंकि हो के बाद देखिए कैसा निशान है, सवाल पूछा जा रहा है तुम क्या करते हो, तो ये सवालिया हुआ ना। मेरी किताब कहाँ रखी है? अब आप अपने बहन से पूछ रहे हैं कि मेरी किताब कहाँ रखी है, तो ये सवाल आप पूछ रहे हैं ना उससे, तब ना वो बताएगी कि वो फलानवा अलमारी में रखा हुआ है, आप ले लो।
तो ये क्या हो गया, सवालिया है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, सवालिया। आगे देखिए, वह ज़मीर जो किसी चीज, शख्स या जगह की तरफ इशारा, इशारा में देखिए मैंने क्या क्या इसी तरह इशारा किया जाता है ना, करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्या कहलाता है। तो वह ज़मीर जो किसी चीज, शख्स या जगह की तरफ इशारा करने के लिए, इशारा आ ही गया तो इशारिया होगा ना, तो ज़मीर इशारा। अब देखिए, वह लड़का अच्छा खिलाड़ी। अब आप, ठंडी का मौसम है, अभी फिलहाल एग्जाम चल रहा है, लेकिन एग्जाम के बाद आप क्रिकेट के मैदान में जाओगे, वहाँ पर देखोगे कि फलां लड़का खूब खेल रहा है, तो अब आप अपने दोस्त को कहोगे कि वह जो लड़का है ना वो बहुत अच्छा खेल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आप उसे उंगली ज़रूर करके इशारा दोगे, तो यानी आप इशारा कर रहे हो ना, तो वह लड़का जो है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो वह क्या है, तो वह इशारा देना हुआ, तो वो क्या हो गया, इसमें इशारा। फिर है यह और वह कौन सी ज़मीर में आते हैं। या तो आप उसको मतलब उस लड़का को यह मतलब नज़दीक में रहेगा तो आप कहेंगे यह लड़का मतलब बहुत अच्छा खेल रहा था, आउट होकर चला आएगा तो, या फिर खेल रहा है तो कहेंगे वह लड़का जो है ना वो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो यानी इसी तरह से इशारा करके ही कहोगे ना आप, तो ये क्या हो गया, ज़मीर इसमें इशारा हो गया। चलिए, यह मेरा कलम है। अब देखिए, यह मेरा कलम है, आपके पास कलम है ना, आप कहेंगे अपने भाई को कि यह मेरा कलम है, तो यानी इशारा कर रहे हैं ना उस तरफ कि आपका काला पेन है या ब्लू पेन है, तो वो क्या हो गया, इशारा देना हुआ। चलिए, ज़मीर मौसूला की मिसाल लिखिए। जी हाँ, ज़मीर मौसूला अब आ गया यहाँ पर, तो बताइए आप ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं। देखिए, ज़मीर मौसूला का पहचान जो है ना, जो, जोन सा, जो, कुछ, ये सब रहे तो आप समझ लेंगे ज़मीर मौसूला है। जैसे जो अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जो लड़का मेहनत करता है कामयाबी हासिल करता है, या फिर अभी मेरे पास पेन है तो जैसे जौन सा कलम चाहो ले लो, या जो कुछ तुमने सुना साफ साफ कह दो। तो अब यहाँ पर जो है, जो लड़का मेहनत करता है कामयाबी हासिल करता है, अगर हम जो हटा दे सीधे कह दे लड़का मेहनत करता है कामयाबी हासिल करता है, तो इससे जुमला मुकम्मल हुआ, नहीं ना हुआ। तो कहने का मतलब है ये कि जौन सा लड़का मेहनत करता है कामयाबी हासिल करता है, तो इसमें जुमला अगर जो नहीं लगाएंगे तो अच्छा जुमला नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं उसे ज़मीर मौसूला, यानी जिसमें जो वगैरह, जो, जोन सा, जो कुछ लगा दे, तो जो है वो ज़मीर मौसूला की मिसाल है। बेवकूफ़ में बे क्या है, साबिका और लाहिका आ गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से याद करना है। साबिक, आपके अभी गांव में अभी जस्ट क्या कहते हैं, ये हुआ था, चुनाव हुआ था, तो आप ज़रूर कहेंगे आपके गांव का मुखिया तो काम किया नहीं होगा, मुझे पता है क्योंकि मेरे यहाँ भी कोई काम करता नहीं है, बस पैसा ठगता है। तो आप ज़रूर कहे होंगे या सुने होंगे अच्छे आदमी से, मतलब जो पढ़े लिखे रहते हैं वो लोग ज़रूर इतना कहे होंगे, ये जो साबिक मुखिया था ना ये गांव को मतलब बर्बाद करके रख दिया, कोई काम तो किया नहीं, तो इसलिए इस मर्तबा नए मुखिया को लाना है, यानी इसको हटा देना है। तो ये जो साबिक मुखिया आया यहाँ पर, साबिक जो लोग कहे, तो ये साबिक का मतलब क्या हुआ, पहले, यानी पहले वाला जो मुखिया था मेरे गांव को बर्बाद कर दिया, काम उम किया नहीं, बस पैसा ठग के निकल दिया, तो अब उसको जिताना नहीं है। तो इसी तरह आप याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं साबिक का मतलब पहले होता है कि बाद में होता है, क्योंकि साबका पूछ देता है या लाहिका पूछ देता है। अब मालूम रहेगा तब ना कि साबका का मतलब पहले होता है कि बाद में होता है। तो वही मुखिया जी को आप याद कर लीजिएगा जो आपके गाँव को लूट के भाग गया, काम उम किया नहीं। तो बेवकूफ़ में बे क्या है, तो देखिए बेवकूफ़ में बे का मतलब पहले, पहला वाला मुखिया जो काम नहीं किया, तो बे क्या हो गया, साबका हो गया, ठीक है। और अब देखिए बाखबर में साबका क्या है, तो पहले यानी जो मुखिया काम किया, साबका पूछ रहा है, साबिक के मतलब पहले, तो बाखबर, तो बा पहले है ना, तो बा क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। समझ रहे होंगे, उम्मीद है। आगे देखिए, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमले में साबका क्या है, फिर मुखिया जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वह एक खुशहाल शख्स है, खुशहाल, खुश और हाल। तो अब देखिए खुश और हाल में पहले क्या आएगा, खुश आएगा, तो खुश क्या हो जाएगा, खुश जो है वो क्या कहते हैं, साबका हो जाएगा। आगे देखिए, दर्जे झैल में साबका की मिसाल कौन है, फिर से साबका पूछ रहा है, तो बताइए आप साबका की मिसाल इसमें कौन है, थोड़ा सोचिए आप, तब जाके आप बताएंगे तो आपको मतलब सही रहेगा। तो क्या है यहाँ पर, बेज़रर जो है वो साबका है, समझ रहे हैं। मंदरजा झैल में साबका की निशानदेही कीजिए। देखिए इसमें क्या है, बागबान, दुकानदार, पानदान, ये तीनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन लाइन एक जैसा नहीं ना लग रहा है, तो सीधे इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधे लाइन पे निशान लगा दीजिए, झंझट इसमें पालना ही नहीं है। अब आगे देखिए, काश्तकार बहुत परेशान है, इस जुमले में लायका पूछ दिया, यही इसीलिए के लिए मैं आपको बताया हूँ मुखिया वाला एग्जाम्पल, क्योंकि जब तक कि आप साबका का मतलब नहीं समझेंगे या लायका का मतलब नहीं समझेंगे, आप बना ही नहीं पाएंगे। और ये आसान सवाल है, 1 सेकेंड का सवाल है। तो काश्तकार में लाहिका क्या है, लाहिका का मतलब बाद में,
तो कार क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। और अगर पूछ देता कि साबिका क्या है तो वही मुखिया जी को याद कर लेते कि साबिक मुखिया जो गांव को मतलब बर्बाद करके चला गया। तो यहाँ पर लाहिका पूछ रहा है तो कार हम लगा देते हैं, लेकिन साबिका पूछ देता तो कास्ट हो जाता। मीर हसन मशहूर मसनवी निगार है, इसमें लाहिका क्या है देखिए, तो मीर हसन मशहूर मसनवी निगार है, इसमें लाहिका मतलब बाद वाला तो निगार हो जाएगा। लेकिन अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर मीर हसन मशहूर मसनवी निगार है तो आखिर मीर हसन में क्यों नहीं हुआ लाहिका साहब का, आखिर मसनवी निगार में ही क्यों हुआ। तो देखिए मीर हसन मशहूर मसनवी निगार है, आखिर कहा किसके बारे में जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है मीर हसन मशहूर मसनवी निगार है, यानी मीर हसन के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है वो मशहूर मसनवी निगार है। तो इसलिए मीर हसन न हो के मतलब मसनवी निगार के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मसनवी निगार में लाहिका पूछ रहा है तो निगार क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। आगे देखिए उसी तरह अनीस मरसिया गो शायर है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनीस में ही क्यों नहीं कहा गया, तो कैसे कहा जाता है, अनीस के बारे में ही ना कहा जा रहा है कि ये एक मरसिया गो शायर है। तो मरसिया गो में पूछ रहा है लाहिका तो गो हो जाएगा। आगे देखिए अहमद एक नेता था, अब आ गया माजी हाल मुस्तकबिल, था थे थी रहेगा तो माजी, है हो हूँ रहेगा तो हाल, गागेगी रहेगा तो मुस्तकबिल। तो अहमद एक नेता था, कौन सा जमाना है, तो था थे थी आया तो माजी, बस यही चीज आपको देखना है कि था थे थी है या है हूँ है या गागेगी है। वह गया, अब देखिए यहाँ पर आप बच्चे कहेंगे कि सर तो बताएं था थे थी रहेगा, है हूँ रहेगा या गागेगी, यहाँ पे तो है नहीं, तो अब तो सर ही गलत बता रहे हैं। तो नहीं बाबू ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कहीं जो है ना आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा, आपको अपना अकल की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर है वह गया, तो अब यहाँ पर आपको अकल लगाना है कि अच्छा वह गया, ये तो हाल में नहीं होगा, वह गया का मतलब मुस्तकबिल सोच रहे हैं क्या, फ्यूचर आप सोच सकते हैं नहीं ना, तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है। ये क्या हो गया, फेल माजी। वह कल मुझसे मिलने आया था देखे तो समझ जाइए, था थी आया तो माजी, उससे आगे हमको पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन देखने के बाद पढ़ना। वैसे वह खाता है आया तो क्या हो जाएगा, हाल। उसके बाद है वह लोग पढ़ते हैं, है हो हूं में से आया तो क्या हो जाएगा, फिलहाल। वह लोग पढ़ते हैं, फिर वही सवाल आ गया तो क्या हो जाएगा, फिलहाल। आगे देखिए दर्जे झैल में फिलहाल की मिसाल कौन है हो हूं तुम खाते हो तो यही हो गया फिलहाल। मैं खाया था, ये थाते थे आया तो माजी हो गया, उसने खाया ये भी माजी हो गया, वह खाएगा गागेगी आया तो ये फिर मुस्तकबिल, तो तुम खाते हो क्या हो जाएगा, फिलहाल। हामिद फारसी सीखता है, इस जुमले में सीखता है क्या, है हो हूँ आया तो फिलहाल, यही चीज आप देखें। मैं पटना जाऊंगा, गागेगी आया तो क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल फ्यूचर। वह जाएगा क्या हो जाएगा, गागेगी आया मुस्तकबिल। दर्जे झैल में फिल मुस्तकबिल की मिसाल दे, मैं खाया थाते थी आया तो ये फिल माजी हो गया, वह खाएगा यही हुआ फिल मुस्तकबिल गागेगी से। उसने खाया ये फिल माजी, उसके बाद तुम खाते हो फिलहाल हो गया तो वह खाएगा गागेगी आया तो फिर मुस्तकबिल। वह आया कौन फेल है, अब हम आ गए वह आया यहाँ पर आ गए, क्या कहते हैं उसे, माजी मुतलक, यानी फेल माजी की जो मैंने 6 किस्में बताया था ना, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया, या जिसे हम माजी शर्ती कहते हैं, तो वहीं पर आ गए हम लोग। तो अब पूछ रहा है वह आया कौन फेल है, तो ये कौन फेल है, माजी मुतलक है। माजी मुतलक का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ गुजरे हुए जमाने को जाहिर करे। जैसे अहमद ने खत लिखा, या मैं अपने नाम पर लेता हूँ, जैसे आसिफ बाजार जाता था, यानी मैं बाजार जाता, आसिफ बाजार जाता था, यानी अब मैं नहीं जाता हूँ, मेरा भाई जाता है बाजार, अब मैं छोड़ दिया बाजार करना। तो अहमद बाजार जाता था यानी आसिफ बाजार जाता था, यानी जो सिर्फ गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करे, यानी मैं बाजार जा रहा था ना लेकिन अब नहीं जा रहा हूँ, यानी गुजरे हुए ज़माने में जाता था, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, माजी मुतलक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह आया माजी मुतलक। दर्जे झैल में माजी मुतलक की जो से लिखा गया है वो गलती हो गई है लिखने में। तो माजी मुतलक की मिसाल कौन है, तो देखिए इसमें कौन है, देखिए उसने खाया, गुजरे हुए जमाना में है ना, तो उसने खाया जो है ये माजी मुतलक है। चलिए दर्जे झैल में माजी बाईद की मिसाल कौन है, माजी बाईद किसे कहते हैं, जिसमें दूर का जमाना पाया जाता हो। जैसे कैसे एग्जाम्पल, तो जैसे आसिफ ने खत लिखा था, दूर के जमाना में यानी लिखा था, तो क्या हो जाएगा, माजी बाईद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने खाया, तुम खाते हो, वह खाएगा, मैं खाया था दूर के ज़माने में, तो ये माजी बाईद है। दर्जे झैल में माजी शक्किया कौन है, माजी शक्किया, शक्किया से क्या पता चल रहा है कि जिसमें शक वगैरह का बात हो। तो माजी शक्किया का मतलब क्या हुआ, क्या मैं हाँ, जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाता हो उसे हम माजी शक्किया कहते हैं। जैसे मैं किसी बच्चे का ग्रुप से ही नाम उठाता हूँ, जैसे
क्या बताऊं, जैसे हाँ, जैसे वजीहा ने होमवर्क पूरा की होगी, अब की होगी या ना की होगी इसमें शक हो रहा है। वजीहा को मैंने होमवर्क दिया था लिखने के लिए कि फला होमवर्क आप पूरा कर लेना, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वजीहा ने जो है ना वो होमवर्क पूरा की होगी। अब इसमें क्या है, शक हो रहा है कि की है या नहीं की है। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, अहमद आया होगा। अब आया या नहीं आया इसमें शक हो रहा है ना, तो ये हो गया माजी शकिया। आगे है माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ, तो बताइए माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया है, यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के साथ कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम माजी शर्तिया कहते हैं। समझे, जिसमें तमन्ना और शर्त दोनों हो। जैसे अगर वह आता तो मैं जाता, या कौन सा जुमला है, तो देखिए अगर वह आता तो मैं जाता, तो क्या हो जाएगा, जुमला है शर्तिया हो जाएगा, क्योंकि अगर वो आएगा तभी हम जाएंगे, ना तो ना जाने वाले हैं, तो ये शर्तिया हुआ ना। उसी तरह अगर तुम जाते तो वह मान जाता, या जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आपका दोस्त है, मतलब आपकी माशूका है, उससे लड़ाई झगड़ा हो गया। अब आप दोस्त को कह रहे हैं कि अरे यार ऐसे हुआ कि मुझसे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो दोस्त आपको क्या कहेगा, यार तुमने क्या किया, अगर तुम चले जाते ना तो वो ज़रूर मान जाती। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप ये सबसे ज़्यादा बच्चे को समझ में आता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो यानी कहने का मतलब है कि वो जो दोस्त कहा कि अरे यार तू क्या किया, अगर तुम चले जाते ना तो वो ज़रूर मान जाती। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या कहते हैं, एक तमन्ना हुआ और शर्त हुआ कि यार अगर तुम चले जाते ना तो पक्का मान जाती। तो अगर तुम जाते तो वह मान जाता, ये कौन सा जुमला है, तो कौन सा जुमला है, माजी शर्तिया या तमन्ना। आगे देखिए, काश वह आगे आता क्या है, काश वह आगे आता क्या है, बताइए आप। माजी तमन्नाई है, क्योंकि इसमें तमन्ना है ना कि काश वह आगे आता, तो माजी तमन्नाई या शर्तिया हो गया। किताबचा कौन सा इसमें, देखिए एक होता है इसमें मुकब्बर और एक होता है इसमें मुसग्गर। मुकब्बर कबीर से बना है और मुसग्गर सगीर। कबीरा गुनाह कहते हैं ना और सगीरा गुनाह कहते हैं, दुआ वगैरह करते होंगे, या अल्लाह हमारे सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐसे कहते हैं ना। तो कबीरा का मतलब क्या हुआ, कबीर का मतलब बड़ा और सगीर का मतलब छोटा। तो वही चीज़ यहाँ पर इसमें मुकब्बर किताबचा कौन सा इसमें, तो किताबचा कौन सा इसमें बताइए आप। अब तो आप समझ गए होंगे ना, इसमें छोटाई का पता चल रहा है ना, तो ये इसमें मुसग्गर हो जाएगा। वहीं किताब रहता है तो वो क्या हो जाता है, इसमें मुकब्बर हो जाता है। आगे है ज़ैल की मिसालों में इसमें मुसग्गर। अब इसमें मुसग्गर पूछ रहा है कि कौन है, तो वही चीज़ है छोटा वाला, तो किताबचा हो गया। ताक जो है वो ताक क्या कहते हैं, इसमें मुकब्बर हो गया क्योंकि ताकचा रहता है तो इसमें मुसग्गर हो जाता है। आगे है दर्ज ज़ैल में इसमें मुसग्गर कौन है, फिर से वही चीज़ पूछ रहा है। तो बागीचा क्या है, इसमें मुसग्गर है। बाग रहता तो वो इसमें मुकब्बर रहता। या शाहकार क्या है, जी हाँ, तो शाहकार क्या हो जाएगा, इसमें मुकब्बर हो जाएगा। आगे देखिए कलमा की कितनी किस्में हैं। जी हाँ, तो कलमा की कितनी किस्में हैं, कलमा की 3 किस्में हैं ना। यहाँ पर तो खैर दे दिया गया है इसलिए आप आसानी से बना लोगे। इसम फेल हर्फ, इसम फेल हर्फ के है ना, तो इसम फेल हर्फ में हर्फ किसे कहते हैं, वह कलमा होता है जो ना तो इसम हो और ना ही फेल हो, मगर क्या कहते हैं उसे, मगर इसम और फेल को मिलाकर पूरा मतलब पूरा करता है, उसे हम हर्फ कहते हैं। तो कलमा की कुल 3 किस्में हैं, इसम फेल और हर्फ। तो यहाँ पर तो आसानी से आप बना लिए। चलिए आगे भी आएगा इस तरह से सवाल। दर्जे झेल में फेल के माने क्या है। जी हाँ, तो फेल के माने इसम फेल हर्फ जो मैं कहा था, तो फेल के माने क्या होता है, काम के होते हैं। आगे देखिए फेल की जमा क्या होगी, तो फेल की जमा फ़ाल, मैंने यहाँ पर दे दिया ताकि आप झंझट में ना रहो। अब देखिए यहाँ पर मैं फेल फाइल मफ़ऊल का ऑपरेशन करता हूँ, कैसे ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ पर क्या है, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में खालिद क्या है। देखिए एक होता है फेल, एक होता है फाइल, एक होता है मफ़ऊल। फाइल किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं। इंग्लिश में मैं बताता हूँ, फेल किसे कहते हैं, वर्ब को कहते हैं, और मफ़ऊल किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कहते हैं। फाइल सब्जेक्ट जिसे यानी काम करने वाला को हम फाइल कहते हैं, और फेल यानी वर्ब काम को कहते हैं, और मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट जिसे हम जिस पर काम का असर हो। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में खालिद क्या है पूछ रहा है ना, तो बताइए आप खालिद क्या है। तो क्या कहते हैं, काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। तो यहाँ पर खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में खालिद ना काम कर रहा है, काम करने वाला, तो क्या हो जाएगा, ये फाइल हो जाएगा। अब आगे देखिए खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में पढ़ना क्या है, तो बताइए आप क्या है,
काम को क्या कहते हैं, यानी खालिद पढ़ने का काम कर रहा है ना, तो क्या पढ़ना क्या हो जाएगा, बताइए आप, पढ़ना क्या हो जाएगा, फेल होगा या नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि काम को हम क्या कहते हैं, जिसे हम वर्ब कहते हैं, तो काम को हम कहते हैं फेल, इसलिए खालिद उर्दू पढ़ता है, जुमले में पढ़ना हो गया फेल। और आगे है खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में उर्दू क्या है, तो मैंने क्या कहा था, मफूल, जिस पर काम का असर पड़े, तो खालिद उर्दू पढ़ता है, तो असर पड़ रहा है ना, तो उर्दू क्या हो जाएगा इसमें, उर्दू यानी मफऊल, मफऊल यानी ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखिए, उस एग्जाम्पल में अगर आपको पहला एग्जाम्पल था नहीं समझ में आया तो इसमें तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे देखिए, मोहम्मद काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है पूछ रहा है यहाँ पर, तो काशिफ क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं ना, यानी सब्जेक्ट। तो मोहम्मद काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या हो जाएगा, ये फाइल हो जाएगा, क्योंकि काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं। और उसी तरह है, मोहम्मद काशिफ ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है, तो लिखा यानी फेल। फेल का मतलब क्या होता है, काम को हम कहते हैं, तो मतलब काम को क्या कहते हैं, हम फेल कहते हैं। तो मोहम्मद काशिफ ने खत लिखा, इसमें लिखने का काम, लिखा क्या कहते हैं उसे, मोहम्मद काशिफ ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है पूछ रहा है। तो काम को हम क्या कहते हैं, काम को हम क्या कहते हैं, मतलब काम को हम फेल कहते हैं ना भाई, मैं भी उलझ गया इसमें, यानी वर्ब कहते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, मोहम्मद काशिफ ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है, ये फेल हो गया। आगे देखिए, मोहम्मद काशिफ ने खत लिखा, इसमें खत क्या है अब पूछ रहा है, तो जिस पर काम का असर पड़े, तो ये क्या हो जाएगा, ये मफऊल हो जाएगा ना। चलिए अब आगे देखिए, दर्जे झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन है, मुज़क्कर और मुअन्नस, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जी हाँ, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मतलब आपको सिंगुलर और प्लुरल यहाँ पर पूछ रहा है। तो दर्जे झैल में मुअन्नस लफ्ज का मतलब क्या हुआ, मुअन्नस का मतलब लड़की और मुज़क्कर का मतलब लड़का, इसी तरह आप समझो। तो मुअन्नस पूछ रहा है यहाँ पर, तो मुअन्नस क्या हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुशबू मुअन्नस है। खुशबू का आप जुमला बनाएं, जैसे अतर की खुशबू अच्छी है, तो अतर की खुशबू अच्छी है, तो क्या पता चला कि ये मुअन्नस है। इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, उस्ताद, किताब, कलम, स्कूल। तो आपको तो मालूम ही है कि किताब जो है वो मुअन्नस है, क्योंकि आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि मेरी किताब गुम हो गई, या फिर यह किताब बहुत अच्छी है। तो किताब क्या हो गया, ये मुअन्नस है। आगे देखिए, वबा क्या है, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो यहाँ पर वबा जो है वो मुअन्नस है। इस सब में वक्त देने का नहीं है। इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है यहाँ पर पूछ रहा है, तो चमन जो है वो मुज़क्कर है। क्यों? क्योंकि हम इस तरह कहते हैं ना, उसका चमन सरसब्ज़े शादाब है। अब आगे देखिए, मुहावरा आ गया, आंख का मुहावरा, आंख खोलना का मुहावरा क्या है, तो आंख खोलना मतलब क्या हो जाएगा, आंख खोलना यानी होशियार होना। मुहावरा आसान होता है, आब करना मुहावरा का मानी क्या है पूछ रहा है यहाँ पर। तो आब का मतलब क्या होता है, पानी पानी करना नहीं हुआ, शर्मिंदा करना नहीं हुआ। आब का मतलब तो वो उसके बाद है, इनमें से कोई नहीं, पानी पानी नहीं मतलब शर्मिंदा करना, सॉरी। बाग बाग होना इस मुहावरे का मतलब क्या है, तो बाग बाग होना का मतलब क्या हो जाता है, बताइए। बाग लगाना नहीं, बाग में जाना नहीं, बाग खरीदना। देखिए तीन जो है ना, इसमें मुहावरा में बड़ी आसानी होता है, क्योंकि तीन एक ही जैसा रहेगा और एक ही अलग रहेगा। तो बहुत खुश होना जो है वो बाग बाग होना का मतलब हो गया। आग बरसाना इस मुहावरे का माने क्या है, देख रहे हैं, आग बरसाना का मतलब कुछ समझ में आ रहा है, तो बताइए आप। आग बरसाना यानी सख्त गर्मी पड़ना। गर्मी का मौसम में देखते हैं ना, कहते हैं ना कि आज तो आग बरस रहा है, कहते हैं ना गांव घर में। पांव फैलाना इस मुहावरे के माने क्या है, तो पांव फैलाना यानी पांव फैलाना यानी क्या हो जाएगा, भागने की कोशिश करना, ऐसी तो कोई बात है नहीं। पांव दराज करना नहीं, हद से बढ़ना हो जाएगा। एक जान दो कल्ब होना इस मुहावरे का माने क्या है, तो बताइए इस मुहावरे का माने क्या है। एक जान यानी एक जान में दो कल्ब होना का मतलब दो दिल होना, ऐसा तो है नहीं। बड़ा दिल वाला होना नहीं, गहरी दोस्ती होना, और एक है मोहब्बत होना। जी हाँ, एक जान दो कल्ब होना तो यानी गहरी दोस्ती होना, यही हुआ। थरथर कांपना, थरथर कांपना का मतलब क्या होता है, ठंड लगना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थरथर कांपना इस मुहावरे का मतलब बताइए आप क्या होगा, डरना होगा। होमवर्क जो दिया जाता था आपको याद है ना, अब तो एग्जाम का करीब है, लेकिन आपको होमवर्क दिया जाता था, ये याद करके आना, कल सुनेंगे तो डर से हालत खराब हो जाती थी।
कान भरना इस मुहावरे का माने क्या है? तो बताइए, कान भरना इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? चुगली खाना। बच्चे वो देखते हैं नहीं, दो भतीजा भतीजी है आपके, तो एक ने ये किया, मतलब कोई काम कर दिया, तो फट से अगला अपने चचा को आकर कहेंगे ये वैसे की है, मतलब चुगली कर रही। आगे है जान बल्ब होना, इस मुहावरे का मानी बताइए। तो बताइए आप, इसके माने क्या होगा? मरने के वक्त, मरने के करीब होना, यही होगा। कान भरना इस मुहावरे का मतलब क्या हुआ? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था, चुगली खाना। उसके बाद आगे देखिए, कान में तेल डालकर बैठना मुहावरे के क्या माने हैं? तो बताइए, कान में दवा डालना नहीं, गुरूल करना, बेपरवाह होना। यानी उसको कुछ कह रहे हैं, अरे ये काम कर लो ना, वो कर लो ना, तो वो कान में तेल डाल के मतलब चुपचाप बैठे हैं तो बैठे हैं, तो यानी बेपरवाह होना। पाँव फूंक फूंक कर रखना इस मुहावरे का माने क्या है? तो बताइए आप, होशियार होकर चलना। जी हाँ, मैं थक गया, आप लोग थक गए क्या? खैर थोड़ा सा और बाकी रह गया है। ईंट से ईंट बजाना इस मुहावरे का मानी क्या है? तो बताइए आप, ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या हुआ? ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या हुआ? बताइए आप लोग। खत्म करना। जी हाँ, ईंट से ईंट बजाना यानी खत्म करना। आंच आना इस मुहावरे का मानी क्या है? तो बताइए आप, नुकसान पहुंचाना। ये मुहावरे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, मतलब क्लास 12 में, इंटर में तो पूछे ही जाते हैं, मतलब मैट्रिक में तो पूछे ही जाते हैं, इंटर में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं। पाँव फैलाना इस मुहावरे का मानी क्या है? बताइए आप। हद से बढ़ना। उसके बाद है खून खुश्क होना, इस मुहावरे का मानी क्या है? तो खुश्क मतलब क्या हो जाएगा? खून खुश्क होना का मतलब क्या हो जाएगा? डर से सहम जाना। आगे है सही जुमला चुनकर लिखिए। देखिए, आबे जमजम का पानी बहुत मीठी है, आबे जमजम का पानी बहुत मीठा, आबे जमजम बहुत मीठा, आबे जमजम बहुत मीठी है। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि सही जुमला चुनकर लिखिए। तो बताइए आप, इसमें सही क्या हो जाएगा? इसमें सही जो है वो आबे जमजम, आबे जमजम का पानी, तो पानी तो ये दो तो गलत हो गया। उसके बाद आबे जमजम बहुत मीठा है, ऑप्शन सी सही होगा। अब क्यों सी होगा सही? तो देखिए, क्योंकि आबे जमजम का पानी, आपका मतलब क्या होता है? पानी, फिर डबल इसमें पानी की जरूरत ही क्यों है, इसलिए ये जुमला गलत। फिर आबे जमजम का पानी, फिर आपका मतलब पानी होता है ये, फिर डबल पानी की क्यों जरूरत? तो इसलिए कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आबे जमजम बहुत मीठी है, नहीं होके मीठा होगा, समझे? तो इसलिए आबे जमजम बहुत मीठा है। आबे जमजम का पानी बहुत मीठा है, ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि आपका मतलब पानी होता है और एक और पानी दिया गया है, और आबे जमजम बहुत मीठा है इसलिए सही हुआ क्योंकि यहाँ पर एक ही आब दिया गया है और ये मुज़क्कर। चलिए, इनमें से सही जुमला क्या है? देखिए, सही सीन से नहीं होगा, सही साद से होगा, जैसा कि ऊपर में यहाँ लिखा गया था। यहाँ पर गलती है लिखने में, इसलिए वो आप गौर ना करेंगे। तो यहाँ पर आप बताइए कि मेरा किताब गुम हो गई, ये तो गलत हो गया। मोती चमकीली है, नहीं। मेरे कलम लाओ, नहीं। मोती चमकीला है, जी हाँ। मोती, दही, ये सब क्या है? घी, ये सब मुज़क्कर है। अपवाद में आता है, लेकिन ये मुज़क्कर है उर्दू में, इसलिए मुज़क्कर याद रखेंगे। इनमें से सही साद से होगा मेरा काम का वक्त हो गया, मेरी काम हो गई, मेरी काम की वक्त हो गई, मेरे काम की वक्त हो गया। बताइए इसमें क्या होगा? तो मेरे काम का वक्त हो गया, मेरे काम का वक्त हो गया है, ये सही होगा, ऑप्शन ए। इनमें से सही साद से जुमला कौन है? मेरी कलम लाओ, मेरा कलम लाओ, हमारी कलम लाओ, या मेरे कलम लाओ। तो बताइए क्या हो जाएगा? मेरा कलम लाओ कहेंगे ना आप, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। इनमें से सही साद से जुमला क्या है? मेरी किताब गुम हो गई, मोती चमकीली होती है। मैंने कहा था मोती चमकीला होता है, तो ये गलत है। तुम्हारा वालिद की नाम क्या है? कैसा मतलब अजीबे है, तो ये तो गलत है ही। और मेरी किताब गुम हो गई, क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना कि किताब जो है वो मुअन्नस से, कितना नंबर क्वेश्चन था? शायद 157 नंबर क्वेश्चन था। आगे देखिए, इनमें सही जुमला कौन है? फिर से मैं बताता हूँ, सही यहाँ पर सीन से गलत लिखा गया है, साद से होता है। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? तुम्हारी वालिद का नाम क्या है? तो ये गलत है। तुम्हारे वालिद की नाम क्या है? ये भी गलत होगा। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? तो बताइए 181 में क्या तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? देखिए इसमें कहाँ पर है, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, ये ऑप्शन ए में है, तो ये सही हो गया। तुम्हारा नहीं ना कहेंगे, जैसे यहाँ पर जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, देखिए तुम्हारे वालिद का नाम क्या है और तुम्हारा वालिद का नाम है, तो तुम्हारा कहेंगे आप अपने वालिद को, किसी को कहेंगे तो इसलिए वो ऑप्शन ए सही है। इनमें सही साद से जुमला कौन है? मेरा कलम लाओ, मेरी कलम लाओ, ये तो मैं अभी जस्ट आपको बताया ही हूँ।
तो 182 का क्या हो जाएगा, मेरा करम लाओ। थोड़ा सवाल लगे आप, खुश रहो कौन सा जुमला है। जी हाँ, अब आ गए हम यहाँ जुमला की जो किस्में मैं आपको बताया था, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। फिर जुमला इंशाइया में मैं बताया था ना आपको, बयानिया, अमरिया, नहीं, तमन्नाइया, नदाइया, इस्तिफामिया, तंबिया, दुआया, इस्तिफामिया, फजाइया, तो वो सब आगे आगे। तो गौर से सुनते रहे आप। यहाँ से आगे 183 से आगे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। खुश रहो कौन सा जुमला है बताइए आप, दुआया है ना, क्योंकि खुश रहो, खुश रहो का मतलब दुआया, तो आप समझ ही रहे हैं। चढ़ना से हासिल मजदर क्या होगा, तो जी हाँ, चढ़ना से चढ़ाई होगा। इसमें ऑप्शन दाल, चढ़ाई लिखा गया हुआ है, वो चढ़ाई लिखाएगा। लफ्ज कितने तरह के होते हैं बताइए, तो लफ्ज 2 तरह के होते हैं ना, मौजू और एक मुहमल, ये तो आप जानते ही हैं। मुहमल लफ्ज किसे कहते हैं, तो मुहमल लफ्ज का मतलब होता है जिसका कोई मानी ना हो। तो जिसका कोई मानी ना हो, तो जिसका मानी हो, यहाँ पर लिखा है जिसका मानी मुश्किल हो, जिसका मानी आसान हो, जिसका मानी नहीं हो। ऑप्शन ए, जैसे चाय और वाय कह दे तो वाय का मतलब नहीं होता है ना, तो वो मुहमल हो गया। लेकिन मौजू अगर रहता है, यानी जिसका मानी हो, तो वो मौजू कहते हैं, जैसे चाय मौजू हो जाता है, लेकिन वाय मुहमल। जुमला किससे मिलकर बनता है, देखिए यही सब सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जुमला किससे मिलकर बनता है, यहाँ पर पूछ रहा है जुमला किससे मिलकर बन रहा है, याद रखे। तो जुमला किससे मिलकर बन रहा है, जुमला किससे मिलकर, लफ्जों से मिलकर जुमला बनता है, जबकि हरफों से मिलकर कलमा बनता है। तो यहाँ पर जुमला से पूछ रहा है, तो जुमला किससे मिलकर बनता है, लफ्जों से। और आगे आएगा भी हो सकता है हरफों से मिलकर क्या बनता है, तो कलमा। चलिए नीचे लिखे गए लफ्ज़ से कलमा की निशानदेही कीजिए। तो मैं अभी आपको जस्ट बताया था ना, जिसका कोई माना हो उसे हम कलमा कहते हैं। जैसे तो वानी का मतलब नहीं हुआ, झगड़ा वुगड़ा, झगड़ा हो गया, जी हाँ। वाय हो गया, चाय का वाय, तो वो नहीं हुआ। किस लफ्ज़ में नाम काम ज़माना नहीं पाया जाता है, तो मैं आपको बताया था ना उसी वक्त जिस वक्त मैं आपको बता रहा था कलमा की 3 किस्में, इसम, फेल, हर्फ। तो हर्फ को मैं बताया था कि वह कलमा होता है जो ना तो इसम हो और ना ही फेल हो, मगर इसम और फेल को मिलाकर पूरा मतलब पूरा करता हो। तो किस लफ्ज़ में नाम काम और ज़माना नहीं पाया जाता है, हर्फ में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, कलमा से मिलकर बनता है, तो कलमा से मिलकर आ गया ना, तो कलमा से मिलकर क्या बनता है, लफ्ज़ों से मिलकर जुमला बनता है। और कलमा से हर्फ क्या कहते हैं, हरफों से मिलकर कलमा, हरफों से मिलकर बनता है। खबरदार वहां न जाना, जी हाँ आ गया। खबरदार वहां न जाना का मतलब क्या हुआ, तंबीह किया जा रहा है। आपके वालिद साहब कह रहे हैं कि खबरदार वहां न जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तंबीह किया जा रहा है ना। मतलब जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे खबरदार मगरिब बाद घर से बाहर मत निकलना। तो खबरदार मगरिब बाद घर से मत निकलना, अपने आपके बाबूजी कह रहे हैं आपको, तो यानी तंबीह कर रहे हैं ना आपको, तो वो तंबीह हो जाएगा, तंबीह करना। आगे है, आहा मैं क्लास में अव्वल आई, यह क्या है बताइए। तो यह क्या है, आहा मैं क्लास में अव्वल आई, यह क्या है, तो बताइए आप, ये क्या हो जाएगा। आहा मैं क्लास में अव्वल आई, ये अल्लाह तुम्हें खुश रखे यहाँ पर, जी हाँ इस्तेजाबिया है, मैं कंफ्यूज कर रहा था। चलिए आगे देखिए, अफसोस हिंदुस्तान मैच हार गया। अब बताइए आप, अफसोस हिंदुस्तान मैच हार गया, इसमें क्या है, जिसमें दुख हो रहा है। तो जिसमें दुख हो उसे हम क्या कहते हैं, फजाइया कहते हैं। जैसे इंडिया में अभी पाकिस्तान से मैच हार गया था, कितना अफसोस हुआ था थोड़ा दिन पहले, याद है ना, तो फजाइया हो जाएगा। जिसमें दुख हो उसे हम फजाइया कहते हैं। आगे देखिए, अजी ज़रा इधर आइए, ये शोवर बीवी वाला मामला है, यानी बुलाती है ना बीवी शोवर को, अजी इधर आइए ना, तो वही है, अजी ज़रा इधर आइए, ये क्या है, तो ये क्या है बताइए। इसमें पुकारा जा रहा है ना, तो जिसमें पुकारा जाए उसे हम क्या कहते हैं, नदाइया कहते हैं। ओ लड़को शोर मत करो, यहाँ पर पुकार के कहा जाए ओ लड़को शोर मत करो, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसमें पुकारा जा रहा है उसे नदाइया कहते हैं। आगे देखिए, उधर मत जाओ, यह क्या है, उधर मत जाओ यानी उधर जाने से मना किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जिसमें किसी काम से मना किया जाए तो उसे हम नहीं कहते हैं। ऑप्शन डी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो क्या हो जाएगा बताइए, यानी दरवाजा खोलो। आप अपने मतलब भाई को कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो, यानी यहाँ पर हुक्म या गुजारिश कर रहे हैं कि भाई तू दरवाजा खोल लो। तो जिसमें हुक्म या गुजारिश होता है उसे हम क्या कहते हैं, अमरिया कहते हैं। जैसे आगे देखिए, बिच्छू के लिए कौन सा लफ्ज दुरुस्त है, जी हाँ ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिच्छू, अलिफ लैला आप देखे होंगे ना, एक अलिफ लैला था यहाँ, उसमें वो जो शैतान थी वो कहती थी ना अकरब अकरब अकरब,
मतलब बिच्छू को बुलाती थी। तो आयन काफ राबा से जो अकरब होता है उसी का मतलब होता है बिच्छू। कसर के क्या माने हैं? तो कसर के माने महल। उसके बाद देखिए अहमद का भाई नीक है, इस जुमले में मुज़ाफ़ इलैह क्या है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। अब देखिए इसमें कोई झंझट नहीं है, आप इसमें नकरा और इसमें मारफा जान रहे हैं तो ये मुज़ाफ़ इलैह बनाना कोई भारी नहीं है। बस आप इतना याद रखें कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन होता है और मुज़ाफ़ हमेशा इसमें नकरा होता है। बस इतना फ़र्क है कि जैसे मुज़ाफ़ तब ना मुज़ाफ़ इलैह लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उर्दू में क्या है कि मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है तो अब उसके बाद आता है मुज़ाफ़। जैसे यहाँ पर है अहमद का भाई, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा? इसमें आप पहले ढूंढिए, कुछ नहीं ज़्यादा मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ। अब सीधे इसमें अहमद का भाई में सोचिए तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें मारफा क्या है बताइए आप? तो अहमद का भाई, अहमद से क्या पता चला? अच्छा फलां अहमद के बारे में बात हो रही है, तो अहमद हो गया ना मारफा, तो वही हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह। और अगर मैं दूसरी तरीके से समझाऊं तो अहमद का भाई नेक है, इसमें इस जुमले में मुज़ाफ़ इलैह क्या है? तो अहमद जो है वो क्या हो जाएगा? अहमद हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह। क्यों? क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा जो होता है वो इसमें मारफा होता है। तो उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे। तो कुल इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया। 199 क्वेश्चन में मैंने 191 सही किया है, 5 मेरा गलत हुआ, 3 मैंने मिस कर दिया। तो इस तरह से आप भी अगर इसका मतलब क्विज में कराने वाला हूँ 8 तारीख को शाम में, तो अगर आप भी क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं और इसका फिर से आप दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मेरा कितना सही हो सकता है जो सर ने बताए हैं, तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई नए बच्चे हैं जो अभी मतलब फिर से अगले साल एग्ज़ाम देने वाला है तो उन तक मतलब वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही कारआमद वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे पूरे कवायद को, किस तरह बनाना है। आराम से बनाना है, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद हड़बड़ाना नहीं है। और मैं ये नहीं कहता हूँ किताब से आप सवाल नहीं बनाओ, आप ज़रूर किताब से भी सवाल बनाओ, लेकिन आपने कवायद अगर समझ लिया है तो वहाँ पर आपको ये बात याद नहीं रखनी पड़ेगी कि किनकी मौत कब हुई, किनकी वफ़ात मतलब किनकी पैदाइश कब हुई। उससे आसान ये कवायद होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ज़रूर याद कवायद अच्छे से पढ़ लिया करें। अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो एक मरतबा और आप देख लें, 1 घंटा से ज़्यादा की वीडियो बन गई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मैं आऊँगा बहुत ही जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।